हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सवाल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। उसी तरह का हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आप संपूर्ण तरह से चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर क्लास 10th का सोशल साइंस का प्लेलिस्ट बना होगा। वहाँ पर मैंने ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का सभी का बारी बारी से वीडियो डाले हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। अब सवाल से रिलेटेड बहुत अच्छा सब सवाल है। जैसे पहला ही सवाल है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन काउर का है, विलियम का है, मेटरनिक का है या इनमें से किसी का नहीं है? तो ये कथन जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? मेटरनिक का था। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह कथन कहा था मेटरनिक ने कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन कि जर्मेनिया, जिसे जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था, किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी? क्या वह बलूत का पहनती थी, क्या बरगद का था, या पीपल का था, या आम का था? तो सबसे पहले यदि आंसर का बात किया जाए तो किस वृक्ष का पहनता था? वो बलूत की पहनती थी। लेकिन यहाँ से फिर से क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से देखिएगा कि जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो क्वेश्चन कभी ये पूछेगा कि जर्मेनिया किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो किस देश की है? वो जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक है। वो जो मुकुट पहनती थी वो किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनते थे? तो किस वृक्ष का? वो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मरियान एक नारी रूपक थी जो स्वतंत्र और गणतंत्र का प्रतीक माना गया था। यह किस देश की थी? क्या यह फ्रांस की थी? क्या यह जर्मनी की थी? क्या यह भारत की थी? क्या यह इटली की थी? तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन का आंसर का बात किया जाए तो यह कहाँ की थी? फ्रांस की थी। कहाँ की थी? फ्रांस की। तो मरियन किस देश की थी? फ्रांस की। एक नारी रूपक थी जो किसका प्रतीक माना जाता था? स्वतंत्र और गणतंत्र का प्रतीक माना जाता था। तो ये सब भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मरियन जो है एक नारी रूपक थी, वो किसका प्रतीक माना जाता था? तो किसका? स्वतंत्र और गणतंत्र का प्रतीक माना जाता था। यह किस देश की थी? तो किस देश की थी? फ्रांस की थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे? यानी कौन कौन से ऐसे इंसान हैं जो इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाए थे? क्या वह मेजनी थे? क्या वह काउर थे? क्या वह गेरिबोल्डी थे? या इनमें से सभी थे? तो अगर इटली के एकीकरण के बात किया जाए तो वो मेजनी भी थे, काउर भी थे और गेरिबोल्डी भी थे। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सभी इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार थे। उम्मीद कर रहे होंगे ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे? ऊपर में देखे इटली के, यहाँ क्या है? जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे? क्या वो विलियम प्रथम थे, बिस्मार्क थे, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर बात किया जाए जर्मनी के एकीकरण के तो विलियम प्रथम भी थे और बिस्मार्क भी थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी ये दोनों क्या थे? जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस के किस शासक को गद्दी छोड़नी पड़ी? क्या वह लुई फिलिप थे? क्या वह नेपोलियन थे, विलियम थे, या इनमें से कोई नहीं? यदि इसका आंसर का बात किया जाए तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यानी लुई फिलिप वो थे जिसने 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस के शासक को गद्दी छोड़नी पड़ी। तो किसको छोड़नी पड़ी थी? वो लुई फिलिप थे जिसे फ्रांस की गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? यानी रक्त और लौह की नीति का अगर बात किया जाए तो किसके द्वारा अपनाई गई थी? क्या वह नेपोलियन के द्वारा, क्या वह बिस्मार्क के द्वारा, या दोनों के द्वारा, या इनमें से
कोई नहीं। तो यदि इसका आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यानी वो बिस्मार्क है, जिसने रक्त और लौ की नीति इसी के द्वारा अपनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछता कि रक्त और लौ की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो किसके द्वारा अपनाई गई, बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किसने लिखी, क्या वो रूसो ने लिखी, क्या वो काउर ने लिखी, क्या वो विलियम ने लिखी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रूसो। ध्यान देना है क्या है, सामाजिक समझौता नामक जो पुस्तक लिखी है किसने लिखी है, वो रूसो ने लिखी है। चलिए अब आते हैं नीचे अगला क्वेश्चन, वो था हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन। अब आते हैं हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। अब कौन जैविक है अजैविक है, जब आप ज्योग्राफी का वो जो संपूर्ण वाला हम डाले हैं उसमें देखिएगा तो पूरा बढ़िया से हम बताए हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन लेके आए हैं और ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ बात किया जाए कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो क्या वो भूमि है, जल है, मृदा है। तो इनमें से क्या है, सभी। अजैविक जैविक मतलब इतना सिंपल से अगर समझा जाए, जिसमें जान हो उसे जैविक संसाधन है, जिसमें जान नहीं उसे कैसा संसाधन, अजैविक संसाधन। यानी सजीव का बात किया जाए तो वो जैविक संसाधन के अंतर्गत आएगा, और निर्जीव का बात किया जाए तो वो किस संसाधन के अंतर्गत आएगा, अजैविक। तो वही पूछा कि इनमें से कौन कौन अजैविक संसाधन है, तो भूमि है, जल है, मृदा है। तो इनमें से सभी क्या है, ये सब अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह यहाँ अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन जैविक संसाधन है, यानी सजीव का बात किया जाए तो वन भी है, जीव जंतु भी है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। यानी वन भी है और जीव जंतु, ये सब क्या है, जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्न में से बताइए कौन जैविक संसाधन नहीं है या कौन जैविक संसाधन है, तो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझ के बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है इसी तरह इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। ध्यान देना है, फिर से वही बात जो प्राकृतिक ने दिया है, यानी ऊपर वाला ने हमको दिया, क्या वो वन है, क्या वो भूमि है, क्या वो पर्वत है, या इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। मैंने जानबूझ के इनमें से सभी वाला लिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका एग्जाम्पल याद हो सके कि कौन कौन कैसा कैसा संसाधन होता है। तो क्या है, इनमें वन भी, भूमि भी, पर्वत, ये सभी किसके उदाहरण है, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है इसमें से निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। अगर इसका बात किया जाए कौन मानव निर्मित, यानी जिसको मानव ने बनाया है, क्या बांध है, क्या मशीन है, क्या मकान है, या इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सब कैसा संसाधन है, ये मानव निर्मित संसाधन है, इसको प्राकृतिक ने नहीं, इसको मानव ने बनाया है। अगला क्वेश्चन अब दो तरह का फिर से यहाँ सवाल आता है, क्या कौन है नवीकरणीय संसाधन और कौन है अनवीकरणीय संसाधन। जिसका बार बार हम उपयोग कर सकते हैं उसको नवीकरणीय बोलते हैं, और जो एक दिन खत्म हो जाएगा उसे कैसा बोलते हैं, गैर नवीकरणीय। तो अगर यहाँ नवीकरणीय का बात किया जाए तो क्या जल है, सूर्य है, पेड़ पौधे। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से नवीकरणीय संसाधन कौन कौन है, जल भी है, सूर्य भी है, पेड़ पौधे भी है, और इनमें से सभी ये सब क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इस क्या हो जाएगा, करेक्ट, इनमें नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो कौन गैर नवीकरणीय, क्या वो खनिज है, गैस है, कोयला है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाए, इनमें से सभी। ये सभी किसके उदाहरण है, गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, जो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं, अब आते हैं यहाँ पर सिविक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। पहले हम लोग हिस्ट्री का देखे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का देखे, अब आते हैं हम लोग सिविक्स का। क्या क्वेश्चन है कि जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मारकाट शुरू हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। ध्यान देना, एक ही देश में रहने वाले बात कर रहा है, यानी एक ही देश के अंदर। तो उस युद्ध को क्या कहेंगे, क्या विश्व युद्ध कहेंगे, गृह युद्ध कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कहेंगे, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, इसे क्या कहेंगे, गृह युद्ध। यानी एक ही देश के अंदर में यदि कोई बात हो रहा है, मारकाट हो रहा है, तो उसे कैसा युद्ध कहेंगे हम लोग, गृह युद्ध कहेंगे। अगला क्वेश्चन है
श्रीलंका के कुल आबादी में सिहिलियों और तमिलों, ध्यान देना, सिहिलियों और तमिलों की आबादी का अनुपात पूछा है। यानी श्रीलंका में कितना % सिहिली रहते थे और कितना % तमिल थे। क्या वो 74 और 18 थे, क्या वो 18 और 74 थे, क्या 20-80 थे या 80-20 थे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट हो जाएगा कि श्रीलंका में 74% सिहिली थे और 18% क्या थे, वो तमिल थे। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश को 4 अक्टूबर 1830 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, परंतु उसे मान्यता कब दिया गया? 19 अप्रैल 1839 को। तो क्या वो बेल्जियम है, क्या वो श्रीलंका है, या भारत है, या रूस है? तो अगर इसका बात किया जाए तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यानी बेल्जियम ऐसा देश है जिसको स्वतंत्रता तो कब प्राप्त हो गई थी? 4 अक्टूबर 1830 को ही स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, परंतु इसे मान्यता कब मिला था? 19 अप्रैल 1839 को इसे मान्यता। तो कौन सा ऐसा देश था? तो वो कौन सा था? बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? बेल्जियम का बात कर रहा है कि कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। क्या वह डच बोली जाती थी, फ्रेंच बोली जाती थी, जर्मन बोली जाती थी, या इनमें से सभी? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बेल्जियम में डच भी, फ्रेंच, जर्मन ये तीनों भाषा क्या हो जाती थी? बोली जाती थी। वही क्वेश्चन पूछा है कि बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा? तो डच, फ्रेंच और जर्मन, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग जरूर इसको बार बार ध्यान देंगे। एक बार यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखेंगे। जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को क्या कहा जाता है? क्या उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, प्रति लड़का आय कहते हैं, प्रति लड़की आय कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट। यानी जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि के उदाहरण है। अब यहाँ से क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया है, इकोनॉमिक्स का आ गया है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन अब कुछ कि प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि के क्या क्या उदाहरण है। क्या वो खनन है, कृषि है, मत्स्य पालन है? तो इनमें से ये क्या है? चारों सभी सही है कि खनन भी, कृषि भी और मत्स्य पालन ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि के उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन प्राथमिक गतिविधि के उदाहरण है। तो अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन द्वितीयक क्षेत्र के गतिविधि के उदाहरण है। अभी देखिए ऊपर में प्राथमिक, अब आ रहा है द्वितीयक। क्या चीनी तैयार करना, कागज तैयार करना, कपड़ा तैयार करना, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी ये किसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही कि द्वितीयक क्षेत्र के गतिविधि के अंतर्गत चीनी तैयार करना, कागज तैयार करना, कपड़ा तैयार करना ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीयक क्षेत्र के गतिविधि के उदाहरण है। तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? क्या वह वकालत डॉक्टरी आता है, क्या बैंक यातायात आता है, या संचार आता है? तो इसमें भी अगर बात किया जाए कि चारों क्या आता है, इसका आंसर सभी सभी सही होगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का एक तो सवाल जरूर रहता है कि बताइए निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन एक तरह का है क्या कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के, यानी जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वही बोल रहा है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों के योगफल को देश का कौन सा उत्पाद कहा जाता है? तो क्या उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या प्राथमिक उत्पाद कहते हैं, या संगठित उत्पाद कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसे क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कभी कभी यदि आपसे पूछेगा सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताइए, तो ये बताना क्या कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन फिर से ये सब इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन आ रहा है कि जिस क्षेत्र में नौकरी की शर्तें, काम, घंटे, भत्ते आदि ये सब क्या हो? निश्चित हो। ध्यान देना है, यदि ये सब निश्चित हो तो उसे क्या कहा जाता है?
असंगठित क्षेत्र या संगठित क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र या कोई नहीं। तो जहाँ अगर निश्चित का बात किया जाए यानी काम की शर्तें हो, कम हो, घंटे हो, भत्ते आदि ये सब यदि निश्चित हो तो उसको किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं हम लोग? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखते, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि यदि जिस क्षेत्र में नौकरी की शर्तें, काम, घंटे, भत्ते आदि निश्चित नहीं, ऊपर में तो क्या था? निश्चित था, तो निश्चित नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं असंगठित क्षेत्र। यानी अगर निश्चित हो तो तब तो कहेंगे संगठित, लेकिन यदि ये सब अनिश्चित हो यानी निश्चित नहीं हो तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। उम्मीद करते ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फायदा हो सके, और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े। थैंक यू।